असल्लाहु अय्यतियो बिहल फुतिहु औ अम्रिन मिन इंदिही वयुतिहु अलामा असरु। देश भर के हिंदू संतों और विद्वानों से मिलकर देश भर की दर्जनों भाषाओं में लिखी रामायण को सरल और सुलभ देवनागरी में उपलब्ध कराने में अवस्थी जी का पूरा परिवार आज भी जुटा हुआ है। हिंदू धर्म का सबसे प्रचलित और पढ़ा जाने वाला साहित्य है रामचरितमानस यानी कि रामायण। आपने गोस्वामी तुलसीदास की रामायण सबसे ज्यादा पढ़ी होगी, सुनी होगी। यहाँ भुवनवाणी ट्रस्ट की इस रैक पर कम से कम 30 या 40 भाषाओं की रामायण उपलब्ध है, वो भी देवनागरी लिपि में। ये सब काम मिलकर किया है। हमारे साथ खड़े हैं प्रसन्न कुमार अवस्थी, जो पंडित जी की तीसरी पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रसन्न जी, यहाँ पे कितनी तरह की रामायण है? और ये कम रामायण मुझे दिख रही है जो मेरे ख्याल से प्राचीनतम रामायण मानी जाती है। क्यों, क्या बताएंगे इसके बारे में? ये देखिए 9th सेंचुरी की रचना है और इसके रचनाकार थे महर्षि कंबन। ऐसी मान्यता है कि वाल्मीकि के पश्चात सबसे प्राचीन यही रामायण मानी जाती है। अच्छा। अब विशेषता इसकी है कि हमने तमिल मूल पाठ का देवनागरी लिप्यंतरण दिया, फिर उसके बाद पाठक के समझने के लिए इसके नीचे हमने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन दिया। तो हम भी पढ़ सकते हैं इसको? जी जी बिल्कुल, आप पढ़ेंगे तो आपके मुख से तमिल का उच्चारण निकलेगा। मैं पढ़ के देखूं? जी जी बिल्कुल, मैं पढ़ के कोशिश करता हूँ पढ़ने की। इसके नीरू मोचल निरुपलप पोरुपला मैरिय नुरु मायर कोडियुड गरुड़ गणे नुले। मुझे समझ तो नहीं आ रही, लेकिन पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि मेरा एक्सेंट जो है वो तमिल हो गया थोड़ा सा। अब उसका आप हिंदी ट्रांसलेशन भी? अच्छा, हिंदी ट्रांसलेशन भी है। ये भस्म को उछालते हुए आग जल उठी, पर्वत सब जले, सैकड़ों हजारों और करोड़ों अस्त्र समुद्र में घुसे। ये युद्धकांड के पहले का भाग लग रहा है। इसके बीच, हमारे रामायण के बीच एक दारा शिकोह की किताब दिख रही है, ये सिर्रे अकबर। जी, ये क्या है? ये औरंगजेब के भाई थे दारा शिकोह। जी जी। उन्होंने, ये मूलतः फारसी का ग्रंथ है। अच्छा जी, उन्होंने इसमें उपनिषदों की व्याख्या की और इसके जरिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि कुरान शरीफ और कुछ नहीं, बेसिकली उपनिषदों का ही निचोड़ कह सकते, एक तरह से सार है। तो ये उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। इसका भी हमने हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है। बहुत खूब। ये तो अब एक बात आपको हम और दिखाते हैं। ये देखिए, ये उड़िया की रामायण है, वैदेहीश विलास। अच्छा जी। इस रामायण की खास बात यह है कि इसकी पंक्ति प्रारंभ का प्रत्येक अक्षर बा से है। बस जी, कहीं से भी आप देख लीजिए, इसका प्रारंभ बा से ही होता है। यही इसकी विशेषता है। अच्छा। और इस पर 6 या 8 भाष्य करीब हो चुके हैं, लेकिन मान्यता है कि इसके जो रचनाकार हैं उपेंद्र भंज, उनको अभी तक पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाया। बहुत ही अलंकारिक शैली है इसमें। इसकी जो पद रचना है उसमें आप गदाबंद, शिरबंद, सर्पबंद, इस तरह की रचना पाएंगे। अच्छा जी, ग्राफिकल। अच्छा। उनको अचानक एक दिन सोते सोते उन्होंने एक सपना देख लिया कि लगता है संस्कृत खतरे में। उनको ये खतरा दिख गया। एकदम से नींद खुली, सवेरा 4 बजा था। अपना उनकी आदत थी जरा पंचांग तकिए के नीचे रखा रहता, तो उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में नक्षत्र पंचांग देखा और वही निर्णय ले लिया कि अब संस्कृत के काम करेंगे। भुवनवाणी ट्रस्ट की बुनियाद इसी सपने पर टिकी है। अलग अलग भाषाएं देवनागरी में लिखी जा सकें, पढ़ी जा सकें और समझी जा सकें। ये चुनौती आसान तो नहीं थी, मगर समाज के हित में ऐसा करना वक्त की जरूरत थी। आज मुसलमान अपने घर में पैदाइशी बच्चे, उनको ये अरबी के पारे, चूंकि दीन का मामला है इसलिए उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन 8-10 साल के बाद वो अरबी जानते नहीं है। पढ़ लेंगे झूम झूम के पारे, लेकिन माने नहीं जानेंगे अरबी क्या है। अंत में उनको सहारा हिंदी का लेना ही पड़ता है। भारत में हिंदी की जरूरत सबको है। एक राजभाषा के तौर पर हिंदी न सिर्फ देश की सबसे अहम भाषा है, बल्कि सबसे ज्यादा बोली समझी जाने वाली भाषा भी है। अंग्रेजों ने कुछ वक्त के लिए देश की भाषाओं के बीच दीवारें खड़ी करने की कोशिश तो की ताकि अंग्रेजी काबिज हो सके, मगर भारत में भुवनवाणी जैसी ईमानदार कोशिशों ने देवनागरी की लौ कभी बुझने नहीं दी। वास्तव में अंग्रेजी जो है ये स्कॉटलैंड यार्ड के गांव में कुछ बद्दुओं की, ये जो देहाती लोग होते गंवार, ये उनकी भाषा थी अंग्रेजी, और इंग्लैंड की असली भाषा फ्रेंच थी। लेकिन उन्होंने वही काम किया जो हम अब कर रहे हैं।
उन्होंने सारे भाषाओं को जो कन्वीनियंट हुए और जो पब्लिक में परिचित हैं उनको अपने यहाँ ले लिया और लेते वो आज बद्दुओं की जबान लिंगुआ फ्रैंका बन गई, जिसके लिए कहा जाता था कि ब्रिटेन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। वो इसलिए वो अंग्रेजी दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में व्याप गई। वो ही चीज देवनागरी के माध्यम से हम कराना चाहते हैं। भुवनवाणी ने ये काम एक कदम और आगे बढ़कर किया। अ से शुरू होने वाली वर्णमाला को दुनिया की अथाह भाषाओं की जड़ में रोपने का काम, यानी देवनागरी का ऐसा वटवृक्ष जिसकी शाखाओं में 7 समंदर की भाषाएं जुड़ी हों। भाषा सुमन पल्लवित उपजा भारत में तरुए कनूप, देवनागरी अक्षय वट का देखो कैसा भव्य स्वरूप। ये देवनागरी अक्षय वट है, एक सपना जो पंडित जी ने देखा कि देवनागरी की जड़ें हों और उसके साथ साथ विश्व की तमाम भाषाएं हों, पश्चिम हो, एशिया, यूरोप, रोमेनियन, इतालवी, डेनिश, आयरिश, अमेरिका और क्षेत्रीय भाषाएं जैसे मुंडारी, गोंडी, संथाली, मणिपुरी, तमाम भाषाओं का जो एक पत्ते की तरह, फूल की तरह इस जड़ से निकले और पूरे विश्व भर में ये भाषाएं फैले। केवल भुवनवाणी ट्रस्ट का ये सपना था, क्योंकि जिन पेड़ों की जड़ें गहरी होती है उनकी शाखाएं कितनी भी दूर चली जाएं, 7 समंदर पार चली जाएं, वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो और बढ़ती हैं, आगे बढ़ाती हैं। ये सभ्यता की सबसे बड़ी निशानी है। साउथ वाला है वो नॉर्थ में आ रहा है, नॉर्थ वाला साउथ में जा रहा है, बंगाली कश्मीर में जा रहा है, तो उनके लिए कोई कॉमन प्लेटफॉर्म हो जिसमें वो बोलें समझें। बोलिए आप अपनी अपनी भाषा, लेकिन कम से कम कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसा अपनाइए कि आप भी लिखो हम भी लिखें। उससे हमारी स्क्रिप्ट जो है वो एनरिच हो जाएगी। देवनागरी की दुनिया में ब्रेक के बाद देखेंगे महंगाई के दौर में भुवनवाणी के पास क्या है चुनौतियां।